गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जितना अभी तक हमने बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन में जितना अभी तक कवर किया है आप लोगों ने कर लिया है उतना? Yes, ma'am. Yeah, today I see little new faces here. सायरा, युविका, ये तो नॉन मेडिकल के हैं। रोज, this is +2 non-medical here. ये रितांश भी +2 non-medical के हो। रितांश, आई थिंक तुम। रितांश +2 non-medical के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? What is this? मैम ये चले गए +1 मेडिकल की क्लास है। या तब एक्चुअली सायरा का नाम देखा तो मुझे ध्यान में आया कि ये तो नॉन मेडिकल वाला है। फिर से रितांशु आ रहा है। सर ने क्या क्लास ऐसे ना हुई हो मैथ्स की क्लास वगैरह उनकी होनी हो और सर ने यही लिंक ना दे दिया उनको। चलो अरे +2 नॉन मेडिकल की क्लास नहीं है, अर्पित +1 मेडिकल की क्लास है। क्षितिज, अर्पित +1 मेडिकल क्लास है। सर से बात करो, गलत लिंक गया है तुम लोगों ने। ये हमारी क्लास में सभी नॉन मेडिकल वाले क्यों आ रहे हैं भाई? Ma'am, somehow it seems. Can you hear me, ma'am? Yes, sir, I can hear you. It seems that you are connected with another ID. Is it? No, sir, मेरे स्टूडेंट्स भी सारे यहीं पे हैं। Okay. ये 11th की क्लास है। ये 11th मेडिकल की क्लास। आप शायद +2 ओल्ड +2 की क्लास ले रहे हैं सर। राइट मैम। तो आपने इनको लिंक ये वाला दे दिया सर, +1 वाला। Let me just see. All right, ma'am. You seem to be host. Okay, there's something wrong. Let me see. All right. या मैं सर इनको, क्योंकि मेरे पास 3 है, अगर आपने दे दिया है तो ये कितने 4-5 है, मैं इनको दूसरा लिंक दे देती हूँ अगर आपको। Not any issue, ma'am. Okay. Not any issue. I'm just leaving the meeting. Okay, so finally we are all medical people here, right? Participants अभी भी हैं इधर अपने पास। भाई +2 नॉन मेडिकल, सर से बात करो बेटा। लिंक गलत आया है आपको, मैंने कहा छोड़ खा लिया है। Ma'am, who is the host of this meeting? एंड करूं मीटिंग सर? आप होस्ट हो मैम? मुझे सर होस्ट बना गए हैं सर जी। कौन से सर बना के गए हैं? हिरम सर? नहीं सर, गुरिंदर सर ने बना दी, क्योंकि फिर मीटिंग एंड करने के लिए भी उनको आना पड़ता है, तो उस टाइम सभी इंस्टीट्यूट से चले जाते हैं ना, तो मैं मीटिंग से खुद एंड कर देती हूँ इसलिए। All right, ma'am. It seems there's something terrible. तो मैं एंड करूं मीटिंग सर से दोबारा? No, ma'am. You don't.
या आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैं लिंक दूसरा दे देती हूँ बच्चों को, ऐसा कर लेते हैं। बस कुछ टाइम वेट करो बच्चों, जस्ट लेट दिस सॉल्व, लेट दिस गेट सॉल्व, फिर हम शुरू करते हैं। Who is this भाई, ये सब क्या कर रहे हो? हो गया? जस्ट वेट करना बच्चे, कुछ नॉन मेडिकल के बच्चे अभी भी हैं। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, this is medical class, please talk to sir regarding the link. Non medical people, please leave the class. Yogesh, please leave it. Anmol, please leave the class and ask sir for another link. I don't like when such things. My God, my God, my God. ये कौन है? जयंत. निपुण, leave the class. लॉक कर दो मैं मीटिंग को। क्या है? लो पी गए इतना ही अंधे वाले भी। ये तो अभी भी आई जा रहे हैं, इनको सर ने आपको लिंक भेज दिया +2 नॉन मेडिकल, आप सर से बात करो, ये मेडिकल की क्लास है। Okay, let's just start anyway if they want to attend anything. I don't mind. Okay. So हम लोग कर रहे हैं body fluids and circulation. तो जितना हम लोगों ने किया है उसमें से किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. So I'm going to start with the next topic of body fluids and circulation. हम लोग body fluids and circulation कर रहे हैं, जो कि human physiology का एक topic है, और इसमें मैंने आपको blood vessels अभी तक डिस्कस करवाया है. Further we are going to study about blood. Further हम लोग blood के बारे में करने जा रहे हैं, ठीक है? So main component इसका, जैसे मैंने आपको बताया था कि human circulatory system हम 3 कैटेगरीज में स्टडी करेंगे. ब्लड वेसल्स, ब्लड
एंड हार्ट, राइट। तो इसी में बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। तो आज हम ब्लड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इसमें हम मेन जो चीजें डिस्कस करेंगे, ये कितना अमाउंट ब्लड जो होता है वो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। किस टाइप का टिश्यू है ये? कनेक्टिव टिश्यू है, और इसका नेचर क्या है? लिक्विड है। सो इट इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड फॉर्म में रहता है ये, और ये है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है? जैसे हमने देखा कि ये हर सेल की जरूरतें पूरी करता है, उसके पास न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन लेके जाता है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट रिमूव करता है। सो ये सारी बॉडी में इसके लिए घूमता रहता है, और इस तरीके से बॉडी के हर पार्ट आपस में कनेक्ट करता है। हमने देखा कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को टिश्यूज तक कनेक्ट करता है, किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो हर एक पार्ट को आपस में कनेक्ट कर रहा है। सो इट इज द कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज लिक्विड इन फॉर्म, इट इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो बॉडी के टिश्यूज को कवर कर रहा है, जैसे कैपिलरी में हमने एंडोथेलियम देखा, ठीक है, वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम था। ये कनेक्टिव टिश्यू है, वो एपिथेलियम होता है जो कवरिंग बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू होता है जो हमारी मसल्स बनाता है, नर्वस टिश्यू होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे इनके बारे में। एंड लेकिन ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू है? ये कनेक्टिव टिश्यू है, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। सो नॉर्मल अमाउंट हमारी बॉडी में कितना रहता है? 5 to 6 liters of blood. 5 to 6 liters of blood is present in normal healthy adult. So normal healthy adult में 5 to 6 liters of blood होता है। और इसका जो ओरिजिन होता है, अगर हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो इसका ओरिजिन, am I audible? Yeah. So इसका जो ओरिजिन होता है that is mesodermal in origin. तो ये mesodermal in origin से क्या मतलब है? एक्चुअली जब आप लोगों ने ये सुना होगा कैसे कोई नई जनरेशन बनती है, एक फीमेल गैमीट और एक मेल गैमीट की आपस में जब मेटिंग होती है तो उससे जाइगोट बनता है, ठीक है। तो ये जो एक सेल होता है जाइगोट, सो इसकी फिर डिवीजन होनी शुरू हो जाती है। ये एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, फिर ये 2 सेल जो है ये आगे 4 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, 4 सेल्स आगे 8 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। 8 आगे 16 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। सो 1 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, 4, 8, 16 सेल स्टेज। 16 सेल के बाद आती है, मैं पूरा नहीं करूंगी अभी यहाँ पे, 32 सेल स्टेज। तो इसके बाद एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट वगैरह कहते हैं, उसकी डिटेल हम आगे करेंगे, ठीक है। तो 32 सेल स्टेज जो यहाँ पे बन जाती है, इसमें यूं एक्सटर्नल लेयर होती है और एक होता है इनर सेल मास, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर, मैं अब पूरे सेल्स नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे एक्चुअली ये जो मैंने ऐसे येलो शेडिंग कर दी और ये रेडिश शेडिंग कर दी, ये एक्चुअली सेल्स होते हैं इंडिविजुअल। सो ये जो बाहर का लेयर होता है इसका, ये होता है ट्रोफोब्लास्ट। ये जो होता है यूट्रस के अंदर इस एम्ब्रियो को एम्बेड करने में, धंसने में मदद करता है, प्रेगनेंसी में मदद करता है, और इसके अंदर यहाँ पे भी सेल्स ही होते हैं प्रॉपर। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। ये इनर सेल मास, ये ट्रोफोब्लास्ट तो सिर्फ इम्प्लांटेशन में मदद करता है, यानी यूट्रस के अंदर फीटस को इम्प्लांट करने में मदद करेगा, यानी प्रेगनेंसी वहां पे वो अटक जाए उसकी यूट्रस के अंदर मदद के, तो ये उसमें मदद करेगा। जो इनर सेल मास है ये एक्चुअली में होते हैं जिनको हम स्टेम सेल्स बोल देते हैं। ये वो होते हैं जिनसे पूरी बॉडी फॉर्मेशन, हमारी सारी बॉडी इनसे बनेगी। लेकिन ये बनने से पहले मैं शॉर्ट में इतना सा ही आपको यहाँ पे बताऊंगी कि इस इनर सेल मास से 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज, 3 लेयर्स बन जाते हैं। एक सबसे बाहर का लेयर जिसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एक अंदर का एंडोडर्म, और फिर एडवांस ऑर्गेनिजम्स में इन दोनों के बीच में एक लेयर आता है मेसोडर्म।
अब हमारी सारी बॉडी, हम भी एडवांस ऑर्गेनिज्म, सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है रादर, सो अब हमारी सारी बॉडी इन 3 ही लेयर से बनती है, ठीक है। जैसे कि हमारी स्किन, टीथ, वो इस सब से बन गए, मीजोडर्म से हमारा ब्लड, हार्ट, वो सब इनसे बन गया, एंडोडर्म से हमारे जो इंटरनल टिश्यूज वगैरह काफी, वो एंडोडर्म से काफी चीजें हमारी बन जाती हैं। सो सारी बॉडी हमारी, कोई चीज एक्टोडर्म से, कोई मीजोडर्म से, कोई एंडोडर्म से, इन 3 लेयर से बनती है। कैसे होता है ये जो सेल्स हैं इनर सेल मास के, तो ये 3 लेयर्स में पूरा अरेंज कर लेंगे खुद को, ठीक है। सबसे बाहर का लेयर हो तो एक सबसे बाहर का लेयर होगा, तो होता क्या है, देयर इज सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 3 लेयर्स बन जाती हैं सेल्स की। एक तो ये सबसे बाहर का लेयर हो गया, प्रॉपर सेल्स होंगे वैसे, ठीक है। तो ये हो गया एक्टोडर्म। एक इससे अंदर का लेयर हो गया मीजोडर्म। ये धीरे धीरे आ रहा है ना, ब्लड वेसल्स उसी से कर लेते हैं हम धीरे धीरे, अभी इसकी हैबिट हो रही है मुझे। तो और यहाँ सबसे अंदर एंडोडर्म। तो इस तरीके से ये 3 लेयर्स इसकी यूं तैयार हो जाती हैं, और तीनों लेयर्स फिर अलग अलग टिश्यूज बनाती हैं। ये बीच का जो छेद है, ये हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का छेद आता है ना, जो माउथ टू एनस, तो ये वो चीज होती है। ये हम कट सेक्शन कर रहे हैं उस चीज का, जिस इनर सेल मास का जो भी ये ट्यूब बननी शुरू होती है, तो इसका कट सेक्शन कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, ये जो इनर सेल मास है, ये गट के लिए ओपनिंग बनती है, ये एक्टोडर्म होता है, ये मेसोडर्म होता है, ये एंडोडर्म होता है, इनसे अलग अलग लेयर्स बनती हैं। मेसोडर्म में भी कुछ कैविटीज होती हैं एडवांस ऑर्गेनिजम्स में, जैसे हमें, तो उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगी, वो हम एनिमल किंगडम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन समझाने के लिए जस्ट मैंने आपको ये बात समझाई कि एक्चुअली जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, फीमेल और मेल गैमीट मिलते हैं, जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, तो वहां पे ये लेयर जिससे सारा ऑर्गेनिज्म बनना है, इसके इनर सेल मास 3 लेयर्स में जो है वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। पहले एक्टोडर्म बनती है, फिर एंडोडर्म बनती है, फिर मेसोडर्म बन जाती है एडवांस ऑर्गेनिजम्स में। लोअर ऑर्गेनिज्म में मेसोडर्म बनती नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारी सारी बॉडी जो है इन्हीं 3 लेयर्स के सेल से सारी बॉडी टिश्यूज हमारे बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो अब उसी की बात कर रहे हैं कि ब्लड कौन से लेयर से फिर बनता है, ब्लड बनता है मेसोडर्म से। सो ब्लड क्योंकि मेसोडर्म से बनता है, इसीलिए इसे मेसोडर्मल इन ओरिजिन बोला जाता है। सिमिलरली स्किन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें ये आगे डिस्कस करते जाएंगे। वैसे मैं ब्लड के बारे में आपको अभी और लिखवाऊंगी, लेकिन ये चीज है कि अगर आप इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स में कोई भी चीज लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से अपना एक बॉक्स तैयार करके, इस टॉपिक के अलावा एक बॉक्स तैयार करके, उसमें आप लिख के अबाउट एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हेडिंग दे करके,
ठीक है, उसको इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हेडिंग दे करके उसमें आप ये सारा अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लड का अभी आप शुरू मत कीजिएगा लिखना, क्योंकि इसमें मैंने काफी डिटेल अभी आपको और ऐड करवानी है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं अभी, तो ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म के बारे में हल्का एक्स्ट्रा पॉइंट्स करके लिख लेना, ज्यादा डिटेल हमें आगे आएगी। इसके क्वेश्चन ताकि आप अटेम्प्ट कर पाओ, आपके दिमाग में आए ना बाद में कि मेसोडर्म क्या लिखवा दिया मैडम ने, तो उसके लिए आप चाहें तो अभी इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हम लोग इसकी डिटेल करेंगे आगे, तो ये आप कर लीजिए नोट, बेहतर रहेगा। सबको समझ आया होगा उस टाइम पे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। Done, ma'am. Ma'am, done. What about the boys? Done, ma'am. I'm done. Okay. So ये वाला जो पोर्शन है इन पर्टिकुलर ये हटा रही हूँ मैं। So mesodermal in origin समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत लग रही है किसी को, या जितना अभी तक कराया है उसमें कोई दिक्कत हो? No, ma'am. No, ma'am. ओके, सो इसकी अगली प्रॉपर्टी है दैट इट इज ओपेक इन कलर। ओपेक होता है, ठीक है, रेड इन कलर होता है ब्लड, वो हम जानते हैं, लेकिन ये ओपेक होता है। ओपेक से मतलब जानते हैं आप लोग? Do you know the meaning of opaque? Okay, you don't know? So transparency के accordingly हम लोग चीजों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड Translucent. वेरी गुड ऋषि, ट्रांसलूसेंट। ओपेक चीजें वो होती हैं जिनसे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल this mouse, let's say, okay, so, what is this?
So any tool that you can see, can you see this? So this mouse, if I am behind this, can you see my face now? You can't see, right? Because सामने Yes, ये ma'am. आ गया है, इसमें से आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते. So this one is opaque. ठीक है. फिर कुछ चीजें जैसे कि if you see this particular sheet, तो इसमें आप बिल्कुल सारी चीज बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं इसके आसपास. ठीक है. वो पेंटिंग पीछे की बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है इसको लगाने के बाद भी. ठीक है. So my hand is visible very clearly. So this is what, this is transparent. And there are certain things जो कुछ क्लाउडी अपीयरेंस सा होता है. फॉर एग्जाम्पल ये जब गंदा सा हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें चीजें बहुत क्लियर नहीं दिखाई देती, कुछ क्लाउडी अपीयरेंस दिखाई देता है. सो दैट इज समवट ट्रांसलूसेंट. फॉर एग्जाम्पल दिस बॉटल ऑफ हैंड सैनिटाइजर. सो इसमें ये जो प्लास्टिक है इसका इतना ट्रांसपेरेंट ये नहीं है, ये ट्रांसलूसेंट है. इसमें सम लाइट कैन क्रॉस. ठीक है. सम लाइट कैन क्रॉस इट बट कंप्लीटली नहीं क्रॉस कर सकती. और ओपेक भी नहीं है. हमें ये लिक्विड दिख रहा है बिकॉज इट्स डार्क, थोड़ा ब्लू ज्यादा ऐसा कलर है, इसलिए हमें ये लिक्विड इसमें दिख रहा है. लेकिन इसके पीछे ये मेरा हाथ आपको नहीं क्लियरली दिख रहा, थोड़ा आपको शैडो आता है. अभी लाइट लगता है, अभी मैंने हाथ रखा आपको डार्क लगता है, तो थोड़ा लाइट पास करता है इसमें से. ठीक है. सो दिस इज ट्रांसलूसेंट इन नेचर. So this is translucent in nature. So you understand opaque, for example, this pentagon. ठीक है. तो ये चीजें opaque वो होते हैं, no light passes through it. Transparent, light passes completely. Light passes through it completely, and translucent light passes through it partially. ठीक है. लाइट पास होने का मतलब ये होता है बिकॉज वी थिंक एवरी ऑब्जेक्ट इज ओमिटिंग लाइट. ठीक है. तो कुछ अभी जितना भी व्हाइट लाइट क्या होता है, जितना भी सन से जो भी लाइट आता है दैट इज व्हाइट लाइट. ठीक है. तो जो ऑब्जेक्ट्स उस सारी की सारी व्हाइट लाइट को, व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स होते हैं. विबग्योर, ये फिजिक्स वालों का टॉपिक है वैसे, बट आई एम टेलिंग यू स्टिल. विबग्योर 7 कंपोनेंट्स होते हैं सनलाइट से जो आते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो जो ऑब्जेक्ट इसको पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेते हैं, बिल्कुल भी लाइट ओमिट नहीं करते, वो ऑब्जेक्ट्स हमें ब्लैक दिखाई देते हैं. ये सरफेस इसका रेड दिखाई दे रहा है बिकॉज ये सरफेस क्या है, ये सरफेस रेड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये व्हाइट लाइट के ये सारे 6 के 6 कंपोनेंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और इस कंपोनेंट को ये एमिट करता है. दैट इज व्हाई ये रेड दिखाई देता है. जो कलर्स के कॉम्बिनेशंस हमें दिखाई देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई चीज का जैसे ब्राउन, अभी मेरा टॉप आपको ब्राउन दिखाई दे रहा है. सो आई फॉरगॉट, अभी ब्राउन तुम लोग स्कूल से निकले हो, कौन से ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से ब्राउन बनता है शायद. कलर मिक्सिंग नहीं करी. अरे आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास. ब्लू एंड ऑरेंज से नहीं होता था. ब्लू और रेड से बनता. हाँ, ब्लू और रेड से परहैप्स. ठीक है. सो अब ये मेरा टॉप यानी कि क्या कर रहा है, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सारी चीज को अब्सॉर्ब कर रहा है, एमिट कर रहा है ब्लू और रेड को. दैट इज व्हाई उनका मिक्सचर होकर ये ब्राउन दिखाई देता है. सो एवरी ऑब्जेक्ट इज एमिटिंग द लाइट, राइट. सो जो भी लाइट ये एमिट करता है, अब्सॉर्ब करते हैं हम सन से, कुछ चीजें अब्सॉर्ब कर लेते हैं, कुछ चीज उसका पार्ट एमिट करते हैं. जो एमिट करते हैं वो ही अपना कलर दिखाई देता है, वो ही उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कलर दिखाई देता है. सो यानी कि लाइट एमिट. तो इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड्स यूज कर रहे हैं लाइट passes through it. So my face is not visible through it to you because light from here does not pass through it. It does not allow any light to pass through it. So this is opaque. As I showed you, this is transparent.
So light completely passes through it, right? And that bottle I showed you, that is what? That is translucent. It allows some light to pass through it. That is why you could see it little bit, right? So वो cloudy का जो आजकल हम लोग कराते हैं, etching वगैरह glasses पे कराते हैं, उसमें हमें दूसरी साइड से shadow and all दिखता है, color हल्का हल्का दिखता है, लेकिन object clear नहीं दिखता है. So they are all translucent things. So अभी blood कैसा चीज है? Blood is opaque in nature, यानी कि if we take a test tube में blood अगर filled है, टेस्ट ट्यूब में अगर ब्लड फिल्ड है तो वो हमें या तो ऐसा दिखाई देगा, तुम बताना कैसा दिखाई देगा. दूसरी तरफ का चांसेस है कि टेस्ट ट्यूब का जो ब्लड है वो हमें ऐसा दिखाई देगा. अब बताओ, टेस्ट ट्यूब का ब्लड हमें ऐसा दिखाई देता है, ए जैसा दिखाई देगा या बी जैसा? ए जैसा. ए जैसा, जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं करेगी. ठीक है. सो बी अगर जैसा होता तो हम कहते हैं दिस इज काइंड ऑफ ट्रांसलूसेंट. ठीक है, क्योंकि इसके पीछे अगर कुछ ड्रॉ कर भी दे हम, फॉर एग्जांपल ये हमने इसके पीछे ड्रॉ कर दिया और अब इसके आगे इफ आई ड्रॉ little shade, so we can see that red line still. Yes, ma'am. So this is kind of translucent. This is kind of translucent. This is kind of opaque. Fine. So our blood is what? It is opaque in nature. तो chemistry physics पढ़ा रही हूँ मैं तुमको इधर. Vibgyor physics का आ जाता है, transparent, translucent, opaque chemistry का topic है. Anyhow, need clear करना है. We need to know everything. ठीक है. So आएगा आपको chemistry में ये सारा कुछ, अगर अभी तक नहीं आया है तो. और विबग्योर का सारा आपको फिजिक्स में आएगा. ठीक है. फिजिक्स मेरे लिए वो है हॉरर, बट स्टिल आई टॉट यू सम पॉइंट. ठीक है, डराती है मेरे को फिजिक्स. So again I will recommend you to write these particular points regarding transparency. इस तरीके से आड़ा टेढ़ा मत लिखना भाई मेरी तरह. क्या मेरा कंसेप्ट समझाने पे ध्यान था. तुम लोग इसको इस सारे चीज को बॉक्स में डाल के और एक्स्ट्रा पॉइंट का ही इसमें लिखो, बिकॉज ये कंसेप्ट फिर से जरूरी है. तुम लोग को ना शायद अभी मजा आ रहा होगा, हम 10th के पेपर नहीं देख के आए. ठीक है, उम्मीद करो कि प्लस 2 के पेपर तक ठीक हो जाए. प्लस 2 के पेपर में 10th के मार्क्स मैटर तो वैसे ही नहीं करते. प्लस 2 मैटर करता है बहुत कॉलेजेस में जाने के लिए. तो उसमें सोचो कि खुद का एक्चुअल में क्या पोटेंशियल है वो पहचान सको, और वो सारा आप एक्चुअली कॉलेजेस भी आपको प्रेफर, ऐसे होता है कॉलेजेस भी देखेंगे या हर कोई जो आगे चल के आपको होता है. ठीक है, तो इट मैटर्स एक्चुअली. कुछ यूनिवर्सिटीज जो बिना, ऐसा हुआ है इन पास्ट कि कुछ यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स नहीं हुए, उनको डायरेक्ट डिग्रीज दी गई हैं, तो उन लोगों को आगे चल के जॉब में दिक्कत आती है. हाँ, 10th प्लस 2 में जॉब में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो एक चीज होता है कि आपका प्रोफाइल में थोड़ा मुझे लगता है पड़ सकता है. तो उम्मीद करो कि चलो 2 साल तक कोरोना ठीक हो जाए भाई. वैसे ही 2 साल हो गए हैं, है ना. तो इट इज लिटरली डिफिकल्ट.
2 साल होने वाले हैं, एक तो पूरा ही निकल गया, 1.5 साल नियरली हो गया है। सोचो Yes, ma'am. Yes, ma'am. +2 दे दो तुम सही से, तो आगे प्रोफाइल सही रहेगी तुम्हारी। ऐसे तो मुश्किल है बहुत। सारी लाइफ वहीं पे रुकी हुई है, जहां जो अटका हुआ था वही अटका पड़ा है। I'm done. यशिका का सबसे पहले डन हो जाता है। यशिका तो पता होता है, बाकियों को बताओ। I'm done. Done, ma'am. हो गया, ठीक है। So let's erase this. समझ तो आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी ओपेक का क्या मतलब है? इस प्रॉपर्टी को कितना ओपेक है ये, इस प्रॉपर्टी को इसको हम लोग ओपेसिटी भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी इज ओपेसिटी, ब्लड इज ओपेक। ओपेसिटी, लाइट को नहीं पास करने देना। ठीक उसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी वर्ड यूज हो सकती है। हम कहते हैं ना कि सरकार जो भी काम कर रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पीछे ये मुद्दा चला था ना पिछले इलेक्शन के टाइम पे। ट्रांसपेरेंसी यानी हमें दिखना चाहिए वो क्या चीजें कर रहे हैं, कहाँ कौन सा पैसा हमारे टैक्स किधर जा रहा है, क्या दिखता है, तो वो ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी मीन सेम थिंग। इसमें से लाइट का निकलना ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो हम पॉलिटिक्स का तो कुछ कर नहीं सकते, हम इसी में से ट्रांसपेरेंसी की बात कर सकते हैं। एंड यहाँ ट्रांसलूसेंसी हो जाएगा उसको। वैसे ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी ये वर्ड ज्यादा यूज होते हैं, इसमें से होगा तो ट्रांसलूसेंसी हो जाएगा, ठीक है। सो दीज वर्ड्स विल बी लाइक दिस। ये वर्ड्स भी तीनों कर दूं अब? Yes, ma'am. I think we have an option here of that, yeah, ये translucent वाला। So very clearly we have it here, है ना। ऐसे इतना ड्रॉ कर दिया, मेरे को ध्यान भी नहीं था ये है इधर। तो धीरे धीरे अभी ऑनलाइन में सीख रहे हैं हम भी ये चीजें। So this is transparent, this is translucent, and this is opaque. So we had it here, never saw it. बस अब मुझे सेलेक्ट करके इरेज करना कोई सिखा दे तो बेहतर रहेगा, कि इतना पोर्शन सेलेक्ट किया और वो इरेज कर दिया। बाकी सारा हो गया। यहाँ पे पीडीएफ बनाना आ गया मुझे इसमें। ये पहले उस दिन ये नहीं समझ आ रहा था कि नया स्लाइड कहाँ से ऐड करूँ। वो एक्चुअली फोटो ही उधर आ जाती है ना, हमारा ये पिक उधर आ जाता है। तो अभी उसका पता चल गया कि यहाँ से ऐड होता है, नहीं तो ये कवर कर लेती है ना पिक उसको। लर्निंग डे बाय डे। नहीं तो वो जर्नल यूज करते हैं सर। जर्नल पे मैं इसलिए नहीं करना चाह रही बिकॉज उसमें वो ना लाइन्स आ जाती है ना, तो क्लियर व्हाइट बोर्ड वाली फीलिंग नहीं आती। ओपेक एंड अगली प्रॉपर्टी हम इसके पीएच पे बात कर लेते हैं। इसका पीएच जो होता है, दिस इज slightly alkaline in nature
और पीएच जो है इसका 7.4। ये एवरेज ये पीएच 7.4 होता है। अगर हमने ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सुना ना, तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसमें हल्का सा नीचे होता है, 7.36 होता है। ऑक्सीजनेटेड का 7.4 है, एक्सक्यूज मी। ठीक है, हम लोग को जब क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग 7.4 ही लिखते हैं। ओके, देन इसकी स्टडी की, ये पीएच समझते हो, पीएच स्केल Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी समझते हैं? Yes, ma'am. 0 to 14. हाँ, तो ये पीएच स्केल जो होता है ये होता है 0 to 14 का पीएच स्केल होता है, और इसके बीच में बिल्कुल 7 होता है। सो पीएच छोटा सा, वैसे तो इसके आधे से ही होता है, छोटा सा एक स्ट्रिप होता है। तो पीएच स्ट्रिप इतना सा पेपर होता है, ठीक है, शायद आपने स्कूल में देखा हो, इतने इतने पीएच स्ट्रिप्स के पेपर आते हैं। सो ये लाइट येलोइश इन कलर ज्यादातर होते हैं, ठीक है, 3 तरह के आते हैं एक्चुअली। मेन तो लाइट येलोइश इन कलर जो होता है, इसमें ये पीएच मीटर होता है इसके आगे लगा हुआ। सो इसको हम किसी भी सोल्यूशन में डिप कर देते हैं और उसमें वो एक कलर में चेंज हो जाता है। वो कलर का फिर हम पीएच स्ट्रिप के साथ मैच करके, पीएच स्ट्रिप के ऊपर डिफरेंट कलर्स इस तरीके से, जो मेन इसका रेफरेंस स्ट्रिप होती है उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स बने होते हैं, तो उसके साथ फिर हम मैच करके देखते हैं कि अच्छा हमारे पास यहाँ पे अगर रेड कलर आया है तो वो अच्छा एसिडिक है, अगर ब्लू कलर आया है तो वो अच्छा बेसिक है, अगर बीच का ग्रीन आया है तो इतना पीएच है, अगर इतना आया है तो इतना पीएच है। तो ये सब फिर हम उसके साथ मैच करके देखते हैं। ये पीएच स्केल और पीएच मीटर देख रखा है सबने? Yes, ma'am. ठीक है, No, तो यहाँ ma'am. पे क्या होता है, 0 to 7 जितना भी है ये सारे जिनका पीएच इतना आता है ये एसिडिक होते हैं, और इससे ऊपर जो आते हैं ये बेसिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी केमिस्ट्री में आप लोग वो भी करते हैं, रेड पीएच पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करना, ब्लू वाले को रेड में, ऐसा कुछ भी आपका होता है, वो स्पेसिफिकली आते हैं एसिडिटी, सिंपल ये चेक करने के लिए कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, जो रेड को ब्लू में कर देता है वो बेसिक होता है, जो ब्लू को रेड में कर देता है वो एसिडिक होता है। आई थिंक मैंने भी +1 2 पे किया हुआ है ये। ठीक है, तो वो चीज इस तरीके से भी अलग अलग टाइप के पेपर्स आते हैं। तो हम ये स्टैंडर्ड पीएच पेपर की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पे पूरा हमें लेंथ से पता चल जाता है, ये 7.4 पीएच जो होती है हमारे ब्लड की होती है, यानी कि इसको हम स्लाइटली अल्कलाइन या स्लाइटली बेसिक कंसिडर करते हैं। मैं ये इरेज कर दूं या कोई जानना, कोई नोट करना चाहता है पीएच का? हम कर दो राम. एनीवन? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, तो स्लाइटली अल्कलाइन, या इसको और क्या बोल सकते हैं हम, स्लाइटली बेसिक इन नेचर। तो ये एसिडिक से उल्टा होता है, बेसिक सब्सटेंसेस या अल्कलाइन सब्सटेंसेस। सो इसमें जो स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं, पीएच की अगर बात करें, वैसे तो आपको अगर पीएच जनरली पूछा जाता है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर 7.4, लेकिन फिर भी पीएच ऑफ आर्टीरियल या ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर अलग से हो जाए, so that is 7.4, and pH of venous या deoxygenated blood
So it's slightly acidic in nature. White is slightly acidic. We will talk about this. जब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि वो हल्का एसिडिक क्यों होता है, उसमें एक्स्ट्रा एच आयंस आ जाते हैं, तो वो क्यों आते हैं, किस तरीके से आते हैं, उसकी बात हम वहीं पे करेंगे. ठीक है जी. और क्या? Arteries are represented by red and veins are represented by blue because blood is bright red and purplish red respectively. ये चीज तो मैंने ऑलरेडी लिखवा दी थी आपको. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे एक पॉइंट बस ये लिख सकते हैं. यहीं पे लिखेंगे आरबीसीज में. चलो वो आएगा, आरबीसीज में कर लेंगे ब्लड का रेड कलर, बिकॉज वो आरबीसीज ज्यादा नंबर में होते हैं, इसीलिए ही वो रेड कलर का दिखाई देता है. ठीक है, तो वो आरबीसीज का कलर होता है जो ब्लड का कलर एक्चुअली में हमें ओवरऑल दिखाई देता है, तो वो हम उसी में कर लेंगे डिस्कस. सो ये ब्लड की जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इनको नोट डाउन करो और फिर हम ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करते हैं. Done, ma'am. I'm done. Done, ma'am. Done, ma'am. ओके बेटा. So let's talk about. ये समझ आ गया किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? इस पर्टिकुलर स्लाइड में कुछ पूछना चाह रहे हो आप? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, 5 to 6 लीटर्स ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड है, ओपेक है, पीएच स्लाइटली अल्कलाइन है, स्लाइटली बेसिक, स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी है. हीमैट वर्ड ब्लड के लिए यूज होता है. ठीक है, हीमेटोलॉजी लैब्स आपने कभी सुना होगा, जो ब्लड टेस्टिंग लैब्स होती हैं. ठीक है, सो यहाँ पे कोई कुछ नहीं पूछना चाह रहा है? No, ma'am. Okay, so I'm moving on to the next slide. Ma'am, Yes. मैम वो जो थर्ड लाइन है, जो थर्ड सेंटेंस था मेंस्ट्रुअल. This one. यस मैम. मैम ये तो आपने कहा कि 3 लेयर्स होती है, इसके बीच वाली लेयर पर ब्लड बीच में कैसे, वो तो फ्लो करेगा ना.
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे हम लोग इस पैकेट की तरह ऐसे बने हैं कि सारा कुछ बाहर वाला एक्टो से, फिर मीजो से, फिर एंडो से ऐसे बना है। इन सेल से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बन जाती हैं। कौन से ऑर्गन से क्या क्या चीजें बनती, कौन से लेयर से, इनको हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। ये 3 लेयर्स जो मैंने आपको बताई, इनको हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर्स। ठीक है, तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। और एंडोडर्म। सो हमारी बॉडी सारी इन 3 लेयर्स से बनती है। वो चीजें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पूरी एम्ब्रियोलॉजी की बुक आएगी तुम्हें जब भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो कैसे कौन सा ऑर्गन किससे बनता है। कुछ एक ऑर्गन तीनों से ही बन जाते हैं। ऑर्गन का भी क्रॉस सेक्शन होता है कि ऑर्गन का ये वाला हिस्सा एक्टो से बना है, उसका ये वाला हिस्सा मीजो से बना है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही आपको डिफरेंट चीजें एक्टोडर्म वाली भी मिल जाएंगी, मीजोडर्म वाली भी मिल जाएंगे, अलग अलग लेयर्स वाली मिल जाएंगे। मैम सो आप कह रहे हो कि ब्लड इज मेड बाय द सेकंड लेयर? Yeah, that is what I'm saying. That's it. ओके मैम। Heart Thank is also made by second layer. यस मैम, वो तो सेम ही हो गया ना। हाँ, so we will study about things कि जहाँ पे एक पूरे digestive tract में चीजें अलग अलग, तो ये हम जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे उसमें मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी। ये +2 में आएगा आपको कि एक्टोडर्म से क्या क्या चीजें बनती हैं, मेसोडर्म से क्या क्या बनती हैं। मीनवाइल हम जिस ऑर्गन के बारे में पढ़ते जाएंगे, थोड़ा बहुत साथ साथ भी करते जाएंगे। कुछ पूछना चाह रहे हो अभी और? एनीवन? पूछना चाहता है कोई कुछ और? नो मैम। तुम्हारी आज क्लास कितने बजे खत्म हो गई थी? मैं 1:15। 1:15 पे तो मुझे बताई दे। अगर हम ऐसे करेंगे ना उसी टाइम पे, या तो मैं एक्चुअली सर आज गुरिंदर सर फिर ऑफिस नहीं थे तो नीतू मैम से ऑन कराई है मीटिंग, तो या मैं किसी को बोल के वहीं से 1:15 से 2:30, 2:15 ऐसे कर लिया करें जल्दी, क्योंकि हम सारे कांटेक्ट में तो है ही, तो मैसेज कर दिया करो मुझे, है ना, तो हम लोग जल्दी शुरू करके जल्दी खत्म, आराम कर लिया करो, आराम से ऐसे बैठे रहते 3 बजे तक, ठीक है मैम। है ना। अगर ब्रेक चाहिए होती है तो अलग बात है। नहीं मैम, नहीं चाहिए होती। देख लो, आपस में पहले बात कर लो, अगर तुम लोग को लगता है तो फिर मेरे को आपस में डिस्कस करके फिर मैसेज कर दिया करो कि मैम आ जाओ, हम फ्री हो गए, तो हम क्लास लगा के, अगर मेरे पास भी उस टाइम पे कोई डाउट सेशन या कुछ नहीं हुआ करेगा तो हम लोग ले लिया करेंगे, क्लास लेके फ्री हो जाया करेंगे, है ना। अपना रेस्ट करो आराम से, घर पे भी सारा दिन ऐसे 15 बड़ी बड़ी सी ब्रेक्स लेके बीच में फंसे रहते हैं। अपनी आपस की बात है ये, लेकिन ठीक है। ओके ठीक है, ओके मैम। हाँ। तो है ना, क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो बड़े है, आराम से 3 बजे तक होते हैं आराम से दोपहर के बाद, लेकिन तुम लोग को थोड़ा मुझे होता है कि क्योंकि सुबह से बैठे होते हो तुम लोग जल्दी फ्री हो जाओगे तो बेहतर रहेगा तुम्हें, क्योंकि स्टूडेंट फेज अपना भी मुझे याद है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लाइक दिस। तो 1 घंटा, क्योंकि हमारा तो बायो का इतना होता नहीं है, फिनिश कर दिया करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा आज नॉन मेडिकल +2 के बच्चे आते जाते उन्होंने भी काफी रोज वेस्ट कर दिया। तो अगला टॉपिक जो है एक्चुअली ब्लड के कंपोनेंट्स पूरे हम लोगों को डिस्कस करने हैं, उसमें हमारा कुछ खत्म नहीं हो पाएगा अगर मैं आज शुरू कर रही हूँ तो रह गए हैं। तो ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। अगर हम एक पूरे टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स निकलते हैं, एक्चुअली एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है। ब्लड को हमने डाला, लिया और उसको टेस्ट ट्यूब में लिया, और एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आता है इतना सा, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री लैब में हम ये सब करते हैं, कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में, तो उसमें हम लोग को सेंट्रीफ्यूगेशन का पूरा मशीन मिलता है, उसमें हम लोग ब्लड का टेस्ट ट्यूब डाल दिया और फिर उस मशीन को चला देते हैं। वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, उसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं सारे वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं
और बाकी का हिस्सा ऊपर की तरफ आ जाता है। तो उस टेस्ट ट्यूब को देख के हमें उसमें क्या पता चलता है, उस टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ हो जाते हैं सारे के सारे सेल्स, और ऊपर की तरफ उसमें जो होता है वो आ जाता है उसका सारा लिक्विड जो कलेक्ट होता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि उसमें कितना परसेंट प्लाज्मा है और कितना परसेंट उसमें सेल्स हैं, सो वो सारा कुछ फिर हमें यहाँ पे क्लियर हो जाता है। सो ब्लड के दो कंपोनेंट्स हमें पता चलते हैं कि ऊपर के हिस्से में इसके जो प्लाज्मा बैठ जाता है और ब्लड सेल्स जो होते हैं सारे के सारे वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। सो टू कंपोनेंट्स आ जाते हैं इसमें, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स। कुछ कॉर्पस का मतलब बॉडी होता है, तो कॉर्पसल्स यानी ब्लड की बॉडीज जो इसमें है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए कॉर्पस वर्ड यूज हो रहा है कॉर्पसल्स का। ठीक है। सो इसको कुछ लोग इसके लिए टर्म ब्लड कंपोनेंट्स भी यूज कर देते हैं क्योंकि ये सॉलिड कंपोनेंट्स इसके होते हैं। ठीक है। अब किसका परसेंटेज कितना होता है? Anyone? ऋषि गुप्ता बताओ। Plasma 55. प्लाज्मा 55% एंड ब्लड सेल्स 45%। यानी कि अगर हमने ये 100 के मार्क तक ब्लड लिया है, सो नीचे से अगर हम मार्क करके देखेंगे तो 45 के मार्क तक ब्लड सेल्स आ जाते हैं, और बाकी का जो हिस्सा है, इफ द टॉप वन इज 100 का मार्क, तो 45 तक ब्लड सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और ऊपर सारा प्लाज्मा होता है। तो इस तरीके से परसेंटेज यहाँ पे काउंट होती है। अब ब्लड सेल्स के लिए एक और टर्म यूज होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ये डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं, ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कंपोनेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और इधर यूज होता है प्लाज्मा। तो अब हम आगे क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। प्लाज्मा को हम लोग अलग ले लेते हैं, ब्लड सेल्स को हम लोग अलग ले लेते हैं। ठीक है। वैसे तो प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज हम डिफरेंट अभी आगे स्टडी करेंगे कि इसमें कितनी प्रॉपर्टीज में कितना कंपोनेंट, जैसे प्लाज्मा में 90 से लेकर के 92% तक नियरली होता है पानी होता है। ठीक है। और बाकी सारी चीजें बस 8-10% बचती हैं। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्लड सेल्स को एक्चुअली में इस तरीके से सेपरेटेड करके हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से तो उनकी क्लम्पिंग हो जाती है। असल में मैं बता रही हूँ, वैसे आपसे पूछते नहीं है, वैसे असल में मैं बता रही हूँ आपको कैसे होता है, क्योंकि ये हम लोग करेंगे जाके कॉलेज में। ठीक है। ये आता है ब्लड सेल्स कौन से में काउंट करते हैं हम, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग ये ह्यूमन फिजियो की लैब में हम लोग ब्लड सेल्स काउंटिंग होती है। इसकी केमिकल टेस्टिंग जिस भी चीज की होनी होती है वो हमारी बायोकेमिस्ट्री की लैब में होती है। ब्लड की कोई केमिकल टेस्टिंग पर्टिकुलर करना है, प्रोटीन कितना है उसमें, ये कितना है, वो कितना है, तो वो सब हम लोग करते हैं उधर अपनी बायोकेमिस्ट्री लैब में। और फिजियोलॉजी में आप लोग ये इसमें ब्लड काउंटिंग होती है, इसमें डिफरेंट, ये जो इतनी सी स्लाइड्स आप लोग स्कूल में यूज करते थे ना, उसके माइक्रोस्कोप के नीचे ग्लास स्लाइड, तो वैसे उस टाइप की मॉडिफाइड स्लाइड्स, उसी साइज की मॉडिफाइड स्लाइड्स भी, वैसी स्लाइड्स भी हम यूज करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास बहुत एडवांस टाइप की चीजें उसी में आ गई हैं, वर्जन्स उसकी आ गई हैं, जिसे हम डिफरेंट चीजों के लिए, आरबीसीज के लिए या अलग अलग सेल्स के लिए भी अलग अलग हम उसमें यूज कर सकते हैं। और क्या हम बेसिकली मोटिव हमारा क्या है वहां पे काउंट करने का, तो उसके लिए यू विल सी वैरायटी ऑफ थिंग्स ओवर देयर। द थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रीटी मच फैसिनेटिंग वंस यू एंटर योर कॉलेज। तो एक्सप्लोर करने का ही मौका बड़ा मिलता है हर चीज को। तो एक्चुअली में डॉक्टर्स, आप सोच रहे होंगे कि सारी उम्र डॉक्टर्स ये सब चीजें करते तो नहीं है, लैब में जाते तो नहीं है, तो ये सब चीजें सिखाई क्यों जाती है? एक्चुअली ये सब सीखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमें कल को लैब वालों से काम करवाना है, हम अपने पेशेंट को लिख के दे देंगे टेस्ट, ठीक है, कि तुम करवा के लेके आओ, तो लैब वाले को हमारा नॉलेज बेस अगर देखा जाए तो वो उसको डॉक्टर के जितनी नहीं होगी नॉलेज, ठीक है ना। सो वो कैसा काम कर रहा है, और उससे भी हम कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ सकते हैं हमें पेशेंट डाटा के बारे में, या उसका जो भी डाटा हमारे पास आता है लैब वाले से,
सो उस डाटा को भी हम लोग सही से रीड कर सकें, उसको सही से इंटरप्रेट कर सकें, वो सब चीजों के लिए इसलिए हमें शुरू से कॉलेज में भी ये सारी चीजें हम खुद ये सारे टेस्ट करते हैं, ठीक है, खुद भी ये सारे टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं इन कॉलेज। तो पहले तो फर्स्ट ईयर में तो हमें जितना भी सैंपल्स मिलेंगे वो सारा कुछ हमें नॉर्मल वाला मिलता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में हो सकता है आपको हाई प्रोटीन वाला भी कोई एक आधा सैंपल मिले, अदरवाइज नॉर्मली हम लोगों को सिर्फ कॉमन जो सिंपल फिजियोलॉजी वाले होते हैं वो मिलते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर हमारा बनता ही इससे है कि फर्स्ट ईयर में हम सारा का सारा नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल एनाटॉमी और नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री, हम ये सारी चीज पढ़ते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में तो सारा पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री हो गई, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप नॉर्मल से पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया कि बायो इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो तो बायो अभी आगे आगे और वर्जन चली आ रही है, तो ये सब चीजें सिर्फ +2 तक होती हैं। कॉलेज में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपको जो सब्जेक्ट लग गया वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है, सेकेंड ईयर में वो सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, मतलब जिनके एग्जाम्स हो गए वो सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। सेकेंड ईयर में नए सब्जेक्ट्स के टेस्ट एग्जाम्स होंगे, जिनके सेकेंड ईयर में एग्जाम्स हो गए वो सब्जेक्ट्स के थर्ड ईयर में एग्जाम नहीं होंगे। फाइनल ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स हम लोग सेकेंड या थर्ड ईयर में शुरू कर देते हैं करने, लेकिन एक साल में जिसके जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का पेपर दे दिया, तो वो 3 बुक्स हम दोबारा नहीं उठाते हैं, उनकी नॉलेज दिमाग में रखते हैं, बस उनकी नॉलेज आगे काम आती रहती है। फर्स्ट ईयर में हम नॉर्मल पढ़ते हैं चीजें, सेकेंड ईयर में हम जो बीमारियां लगने वाली होती है उन चीजों में जो चेंजेस आ सकते हैं सेकेंड थर्ड ईयर में वो करते हैं। थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत हम ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत करते हैं। मेन फाइनल ईयर जो आता है उसमें हम सारी सर्जरी, सारी ट्रीटमेंट्स वो फाइनल ईयर में करते हैं। और 5th ईयर इंटर्नशिप का आता है जहाँ पे प्रॉपर आप पेशेंट के साथ प्रॉपर डील करेंगे, ठीक है। वैसे तो 4th ईयर में भी पेशेंट डीलिंग शुरू हो जाती है, लेकिन मतलब 5th ईयर जो हमारा इंटर्नशिप का टाइम होता है उस टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ पेशेंट डीलिंग करेंगे। उस टाइम पे किताबों की नॉलेज इधर रखेंगे, बस रेफर टाइम टू टाइम हो सकता है हमें करनी पड़े बुक्स, लेकिन नॉलेज पूरी अगर उस टाइम तक रेगुलर हो जाए यहाँ पे तो बेहतर रहेगा। जस्ट नई चीजें पढ़ने की जरूरत पड़े, इतना हम अच्छे से करते हैं, ठीक है। हम भूल नहीं जाते? भूल सकते नहीं है, वो प्रैक्टिस में आ जाती हैं चीजें। जैसे जो चीज हमने सीख ली उस चीज को हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो भूलते नहीं है। जैसे फर्स्ट ईयर में नॉर्मल चीजें पढ़ ली, सेकेंड ईयर में हम उसी के रिलेटेड पैथोलॉजीज पढ़ेंगे, तो वो नॉर्मल के हो सकता है सेकेंड ईयर में हमें रेफर करना पड़े फर्स्ट ईयर को। तो जैसे जैसे रेफर करके उन चीजों को हम इस्तेमाल में लेके आते हैं, जिन चीजों को यूज करना शुरू कर देते हैं जिस नॉलेज को, फिर वो नॉलेज भूलती नहीं है नॉर्मली। ओके। वो अभी होता है कि हाँ 9th में जो पढ़ा था वो भूल गए, 10th में पढ़ा था वो भूल गए, उस टाइम पे ये नहीं होता है। उस टाइम पे आप चीजों को यूज करना शुरू कर देते हो ना, उस नॉलेज को लैब में जाके यूज किया या कैसे, उन चीजों को जब यूज करना शुरू कर देते हैं फिर भूलते नहीं है। और जो लोग नहीं यूज करते या नहीं ढंग से करते वो फिर सारे के सारे थोड़ी वहां पे सक्सेसफुल डॉक्टर्स तो वही बन के निकलेंगे जो सही ढंग से करेंगे और चीजों को एक्चुअली अप्लाई करेंगे। नहीं तो आपके एक्चुअली सीनियर्स या कुछ टीचर्स में से कुछ लोग भी ऐसे भी आपको मिल जाते हैं जो कहते हैं कि किताबों में कुछ और लिखा है और प्रैक्टिकल में कुछ और होता है। ये जो चीजें वर्ड यूज करते हैं ना लोग, मुझे ऐसा लगता है वो गलत है, क्योंकि मैंने अपने जितने भी इंजेक्शन या कुछ भी सीखा है वो जैसे बुक में लिखा होता था वो वैसे ही होता है। मतलब फर्स्ट ईयर में हम गए थे तो वन ऑफ आवर टीचर्स आल्सो टोल्ड मी कि मैंने फर्स्ट ईयर में मुझे समझाया गया कि इस तरीके से वहां पे ट्रायंगल दिखाई देता है, उसके टिप पे आपने लगाना, ऑल दैट। सो वो इस तरीके से बात करती कि मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं ऐसा, तो ये ऐसे होता है, एस्टिमेट होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि अच्छा ऐसे होता होगा। बट आफ्टर दैट जब खुद की बारी आई पेशेंट पे करने की, तो फिर मुझे जो फील हुआ कि जैसे बुक्स में देखा या पढ़ा, अगर उसको हम पूरा इमेजिन करके सही से पढ़ते हैं, ठीक है, रट्टा मार के पेपर नहीं देते हैं, उसको अगर हम सही से पढ़ के करते हैं, जैसे कोई भी एक हमारा होता है इंफ्राऑर्बिटल इंजेक्शन होता है, सो बिल्कुल वैसे ही जैसे बुक में लिखा था कि आपको इंजेक्शन की टेक्निक जो बुक में लिखी थी, अगर जब मैंने वो टेक्निक फॉलो की तो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा इंजेक्शन लगता था। मुझे पेशेंट हमेशा बोलते हैं कि मैम का पता ही नहीं चलता है जब इंजेक्शन लगाती है। क्योंकि मैं प्रॉपर टेक्निक से कर रही थी, मतलब मेरा कभी भी मोटिव नहीं हुआ था कि हाँ पेशेंट को पेन होगा या नहीं होगा, बिकॉज मेरा टेक्निक, मैं अपनी बस टेक्निक फॉलो कर रही थी जैसे मैंने पढ़ा। सो वो बिल्कुल सही लगता है।
मुझे नहीं ये चीज कभी डिफरेंट लगी कि बुक्स में और उसमें अलग लिखा है इस चीज को, क्योंकि अगर हमारा टीचर ही हमें सही गाइड करेगा और एक्चुअली में तभी हम सही से कर पाएंगे। बुक्स में जो चीजें लिखी हैं वो अच्छे डॉक्टर्स ने लिखी हुई हैं, जो स्पेशली जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी कोई बुक उठा ली, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं हर सब्जेक्ट की, वर्ल्ड लेवल पे फॉलो हो रही हैं, तो वो स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे चीजें लिखी हुई हैं उसी तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा रहता है। इवन कि आजकल के टाइम पे तो क्या हो गया है, एक हम मेडिसिन का जो प्रैक्टिकल्स हैं, मैक्लॉइड की एक बुक आती है, इंडिया में कोई यूज नहीं कर रहा है उसको। मैंने मैक्लॉइड के जितने मैंने प्रैक्टिकल्स दिए हैं, क्या होता है टीचर हमें एक लेक्चर में हफ्ते में एक प्रैक्टिकल, एक या दो प्रैक्टिकल पीरियड लगते हैं, उस टाइम पे टीचर अपने आपको बता दिया कि हमें ये चीज इस तरीके से एग्जामिन करनी है। पेपर आपका होगा लास्ट में, क्या इतने हफ्तों में जो चीज टीचर ने एक एक बार बता के चले गए हैं, वो चीज लास्ट में कैसे याद रहेगी? वो सब बुक्स में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। वो कहाँ पे है वो सारी चीजें? जैसे मुझे इंटरेस्ट रहता था अच्छी बुक्स में, तो मैक्लॉइड की बुक आती है, वो उसमें है। मैक्लॉइड और फॉरेन बुक्स काफी ज्यादा कॉस्टली होती है, लोग नहीं खरीदते, बट लाइब्रेरी में रहता है, ठीक है, टीचर्स भी नहीं बोलते लेने को, लाइब्रेरी में रहता है, उसको रेफर करो। और एक्चुअली मैं इतना ज्यादा एक्सप्लोर करती थी चीजों को कि मैक्लॉइड के मुझे वीडियोस मिल गए, मैक्लॉइड की बुक के बेस पे जो वीडियोस बने हुए हैं, मतलब मैक्लॉइड की बुक में वो जैसी वो वीडियो है उसी से पिक्चर्स लेके मैक्लॉइड की बुक में डाले हुए हैं, तो उनका कंबाइंड वर्जन था उसका, वीडियोस का और बुक का, तो मुझे वो वीडियोस मिल गए, तो मैंने वो वीडियोस देखे, साथ साथ में मैक्लॉइड की बुक पढ़ते हुए प्रैक्टिकल मेरा नंबर 1। तो ये बहुत सही रहता है। मैंने हमेशा बुक्स को फॉलो किया। टेक्स्ट बुक रीडिंग की हैबिट शुरू से डालो और उसको रट्टा नहीं मारने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग के आपके फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि बायो का इमेज कभी भी ये मत बनाना तुम लोग कि लोग कहते हैं कि बायो में रट्टा मारना पड़ता है। बायो में कभी रट्टा नहीं मारना पड़ता, उस चीज को समझो आप, तो उस चीज को इमेजिन करो। जैसे अभी ब्लड के कंपोनेंट्स, आपको कोई भी बंदा ना ये टेस्ट ट्यूब वाली चीज नहीं बोलेगा, आपको सिंपल ये बोलेंगे हाँ ब्लड है, ब्लड में 55% प्लाज्मा है, इसमें 45% ब्लड सेल्स है। तो लेकिन इस चीज को भी एक इमेजिन करने का तरीका होता है ताकि हम उसे याद रखें। जब मैंने अभी आप तुम लोग को बता दिया कि हाँ हमने टेस्ट ट्यूब में ब्लड कलेक्ट किया, फिर एक मशीन होता है उसमें हमने घुमाया, तो आपके दिमाग में कुछ तो इमेजिनेशन हुआ ना कि टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया, उसको अगर घुमाते हुए देखा तो उसमें हमने फिर टेस्ट ट्यूब निकाला, उसके नीचे सेल्स डिपॉजिटेड थे और ऊपर क्लियर लिक्विड पड़ा था, नीचे वाले सेल्स होते हैं, ऊपर वाला प्लाज्मा होता है, तो कुछ तो इमेजिनेशन में जाती है ना चीज। तो जब हम चीजें, जो चीज हमें नहीं दिख रही उसको इमेजिन कर लो, और जो चीजें दिख सकती हैं उनको देख के प्रैक्टिकली आप लोग को करो। तो यहाँ पे भी ह्यूमन फिजियो या बाकी टॉपिक्स में मैं पूरा ट्राई करूंगी आपको कि विजुअलाइजेशन करा दूं, और अच्छा हो गया, इनफैक्ट ऑनलाइन हो गया पता है। तो ऑनलाइन में हाँ, मतलब स्टडी के लिए तो ये कुछ हद तक तो अच्छा ही हुआ है, बस एग्जाम सही ढंग से हो जाए आपके। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ वीडियोस जितनी मैंने अपने स्लाइड शोज में ये सब डाल रखा है, तो मैं आपको बहुत इजीली यहाँ पे दिखा पाऊंगी सारी चीजें। सो चीजें फैसिनेशन में देखने का बढ़िया रहता है। जो चीजें शुरू से, जैसे +1 2 में भी आई यूज्ड टू काइंड ऑफ इमेजिन थिंग्स टू डू, तो जब हम चीजें इमेजिनेशन में करते हैं तब हमें भूलते नहीं है। अब इवन की क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में आप इतना शिद्दत से इस सब्जेक्ट को पढ़ो, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। बायो आपके साथ जिंदगी भर रहने हैं, आपने कमाई भी इसी से करनी है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जस्ट इमेजिन करो हाँ ये कट हो गया है और उसके अंदर हमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है, घुस जाओ उस चीज के अंदर। जब ब्लड वेसल के क्रॉस सेक्शन की बात करें, ब्लड वेसल के अंदर घुस जाओ तुम लोग इमेजिनेशन में। So you're never going to forget this, and this is how in future ये जो डॉक्टर आज के टाइम पे तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, डेली ये वायरस का नया वर्जन आ जाता है, नए उसको ट्रीटमेंट्स अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं अलग अलग केस को, और सक्सेसफुल, मैक्सिमम केसेस सक्सेसफुल वो डॉक्टर्स कर पा रहे हैं जिन्होंने अच्छे से अपना कुछ चीजें पढ़ी हैं, उन्होंने देख लिया किसी पेशेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है कि क्लॉट्स बन रहे हैं, किसी पेशेंट में ब्लड गाढ़ा हो रहा है तो उसको उन्हें पता है कि अच्छा ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो हमें ये मेडिसिन देना है, किसी पेशेंट में मसल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें पता है कि हमें किस टाइम पे ये ड्रग देना है, क्योंकि उन्होंने सारे वर्जन हर चीज के अलग अलग पढ़ रखे हैं, तो वो चीजों को अप्लाई कर पा रहे हैं, चीजों को ट्राई कर पा रहे हैं। जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो तो फिर बंदा क्या करेगा।
ठीक है, तो यू शुड हैव ब्रॉड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। और मेडिसिन फील्ड में कोविड सबसे बड़ी एग्जांपल है कि कभी भी कोई भी नया चैलेंज आपके सामने आ सकता है, एंड अगर चीजें समझ के नहीं करते हो तो चैलेंज मतलब कैसे आप आगे एक्सेप्ट करोगे कुछ भी, राइट तो शुरू से अभी बायो अभी आपके स्टार्टिंग है, तो एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में आप लोग चीजों को इमेजिन करके और उसमें घुस के पढ़ना शुरू कर दो, ताकि आगे ये ना हो कि फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट्स पढ़ ली और फाइनल ईयर तक जाते जाते भूल गई। नहीं, वो चीजें भूलती है ही नहीं, अच्छे स्टूडेंट्स को वो चीजें नहीं भूलती हैं। और कुछ परसेंट स्टूडेंट्स के ऐसे होते हैं जो सोच के आए होते हैं कि हमने कॉलेज में सिर्फ ऐश करनी है, पढ़ना है ही नहीं, वो लोग 5 की जगह पे कोई 7 साल में कोई 8 साल में कॉलेज से निकलते हैं। तो वो कहते हैं, खुद कहते हैं वो लोग, हम लोग पढ़ लो यार, अब तो सप्ली आ गए, पढ़ लो। तो वो कहेंगे यार क्या करेंगे कॉलेज से जाके, इस तरीके से बात करते हैं। तो वो हालत नहीं बनानी अपनी, पढ़ो अपना, ठीक है। वो सोच के आते हैं कि हम लोग को बस ऐशपस्ती करनी है। अगर आप खुद अपनी मेहनत से अपना रैंक लेके सीट हासिल करोगे ना, तो आपका कभी मन नहीं करेगा कि कोई नहीं, मजे करते हैं, बाद में निकलेंगे कॉलेज से। अगर अपनी मेहनत से करके जाओगे तो आपका मन करेगा। मेरा 31 जुलाई हमारी यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस हो गई थी, वैसे 31 जून को होना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस के कुछ पेपर वर्क के कारण 31 जुलाई 2017 मेरी कंप्लीट होती है इंटर्नशिप। 1 अगस्त को मैंने ज्वाइनिंग कर ली थी। लोगों को काफी टाइम पे जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि मेरा काम सही था और इंटर्नशिप में जो मैंने काम किया उसी से डॉक्टर्स को सिटी में सबको पता था कि किस तरीके से काम करती है, क्या है। तो नेक्स्ट डे आई गॉट द जॉब एंड पीपल, मेरी इंटर्नशिप खत्म नहीं होनी थी, लोग उससे पहले फोन कर रहे थे, कब हो रही है कंप्लीट, कब आ रही है तुम ज्वाइनिंग के लिए। सो थिंग्स आर लाइक यू हैव टू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट। उसमें ये नहीं है कि जो इस टाइम पे नीट में जितनी मेहनत है ना, इतनी मेहनत आगे है ही नहीं, सिर्फ नीट में है। और नीट में भी सबसे ज्यादा मेहनत होती थी बायो में, उस चीज को मैंने तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इजी बना दिया है। कंटेंट, वो मोटी मोटी जो किताबें होती थी वो मैं तुम्हें दे ही नहीं रही, ठीक है। मैं उनको रिड्यूस करा के मैं तुम्हें दिखाती हूँ। +1 की बुक पढ़ी है अभी मेरे पास, +1 में कितनी जो बुक्स थी। आज के टाइम पे तो इस बुक का जो प्रेजेंट वर्जन है वो तो इससे भी मोटा हो चुका होगा, ठीक है। ये मैंने 2 पार्ट्स करा रखे हैं, ये +1 की एक बुक है, ठीक है। मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कराया हुआ था। तो ऐसी ही बुक्स +2 में आ जाएंगी। तो ऐसी बुक्स प्लस अगर हम एक और हम यूज करते थे दिनेश लेवल की, तो वो इससे भी ज्यादा आ जाएंगी। तो इतनी बुक्स हम लोग यूज करते थे। आपको इन बुक्स में सारा तो पढ़ना ही नहीं होता, और इन बुक्स में मैक्सिमम चीजें गलत आ जाती हैं। तो हम लोग क्या करते, जो चीजें इनमें से चाहिए मैंने वो निकाल के आपके मॉड्यूल में डाल दी या आपको क्लास में बता दी, कि सारा आपको करने की जरूरत ना पड़े। सो आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू। नाउ इट इज अप टू यू कि आप इतना इजी वाले, आपके पास 2 चॉइसेस होती है यहाँ पे +2 में। जो नॉर्मल बायो चलती है, सारी दुनिया जैसे करती है, तो वो 1000 पेज की बुक है ना, ये एक बार पढ़ पाओगे तुम। मेरा क्या होता है, मेरा क्या प्लान है कि अगर 300 पेज की बुक है, व्हाई नॉट इसको 3 बार पढ़ लो, तो ज्यादा इन्फोर्स नहीं हो जाएगा, ज्यादा अच्छे से याद। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग विद यू, कि मैंने कंटेंट को तुम्हारे रिड्यूस कर दिया है। इसमें क्या होता है, हम चीजें ढूंढते हैं क्या करना है, ये रख लो, ये छोड़ दो। और कुछ चीजें इसमें से ऐसी होती हैं जो सिलेबस में होती नहीं है, और लेकिन वो होती डिफिकल्ट है। तो वो डिफिकल्ट होने के कारण हम उस पर ऐसे हम लगातार लगे रहते हैं कि अरे यार ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा। जो चीजें इजी होती है और करिकुलम है उसको हम, ये तो आसान है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। और जो चीज सिलेबस में नहीं है, इस पे हम लगे रहते हैं, और जो जरूरी है वो छूट जाता है। क्यों नहीं, जो जरूरी है उसी को हम मल्टीपल टाइम्स कर लें, एंड गारंटीड रिजल्ट। मतलब कोई नहीं आपको बोल सकता, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो आपके 360 और 360 आने लाजमी है। बायो में मेरे भी आए हैं, बायो में मेरे 400 ऑन 400 आए हैं, आपके भी आ सकते हैं, मेरे स्टूडेंट्स के आए हैं, तो आपके भी आ सकते हैं अगर आप रेगुलर करते हैं तो। और चीजें भूलते नहीं है, भूलते वो लोग हैं जो रट्टा मारते हैं।
तो ये चीजें साथ रहेंगी। यहाँ पे पढ़ के चले जाओगे ना ह्यूमन फिजियोलॉजी का, कॉलेज में जो पेपर दोगे तुम, हालांकि बुक वहां पे ह्यूमन फिजियोलॉजी की इतनी मोटी हो जाएगी, लेकिन कॉलेज में जो पेपर दोगे तो एग्जाम में जाके वहां पे पढ़ा हुआ से ज्यादा यहाँ पे जो पढ़ के जाओगे वो याद आएगा तुम्हें। दिस इज व्हाट, ये बेस ने ही मुझे हेल्प किया डिस्टिंक्शन का सर्टिफिकेट लेने में। ये बिल्कुल इसके ऊपर मेरा डिस्टिंक्शन का सर्टिफिकेट हैंग कर रहा है। So it helped me gain that award also. So just study regularly. ठीक है, तो मैं ये कंपोनेंट्स का सारा तुम लोगों को कल डिस्कस कराती हूँ। जस्ट दिमाग अपना फ्रेश रखो, ठीक है, और तुम्हारे पास मॉड्यूल और ये सब है, और लतिक तुम भी मंगवा लो। और तुम्हारा पेपर मैंने सारा का सारा लिविंग वर्ल्ड से बना दिया और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जितना कवर कराया उससे बना दिया है। हो सकता है तुम्हें एक आधी चीजें ऐसे लगे कि क्वेश्चंस एक जैसे आ रहे हैं या कुछ, ठीक है, वो मैं चेक करूंगी अभी पेपर, लेकिन बनाया मैंने उसी से है मैक्सिमम पेपर। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आए, ठीक है, इसको साथ साथ रिवाइज जरूर करते रहना। कोई क्लास टेस्ट शॉर्ट इसमें से भी मैं डालूंगी, ठीक है। मैम टेस्ट की टाइमिंग्स क्या होंगी? टेस्ट के टाइमिंग्स नॉर्मली तो बेटा 2 to 5 होता है, लेकिन आप लोगों को शायद 10 to 1 हो, तो ये 2 टाइमिंग्स रखते हैं ज्यादा। दोनों में से कौन सा टाइम होता है देखते हैं आपको कौन सा देते हैं। वैसे मैं प्रेफर इस टाइम को करती हूँ ज्यादा, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होना होता है वो इस टाइम पे होना होता है। नहीं तो दोपहर में बच्चे सो जाते हैं, तो वो सोने की आदत मैं चाहती हूँ कि बच्चों को ना पड़े, एग्जाम में भी जागते रहें। शायद एक बैच का ये टाइम रखेंगे +1 का, और एक का ये रखेंगे +2 का, ऐसा कुछ करेंगे। इन दोनों टाइमिंग्स में से एक टाइम रखेंगे, ठीक है। सर्वर हैवी हो जाता है तो दोनों में से अलग अलग टाइमिंग रखेंगे। सो अपना अच्छे से पढ़ना, वो चैप्टर्स अच्छे से कर लो। कोई भी दिक्कत है अभी टाइम है, तुम कल भी पूछ सकते हो मुझसे। तुमने पढ़ के देखा था लतिक? मॉड्यूल पढ़ के देखा था? नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। तुम लेक्चर सुनो पहले, फिर पढ़ के देखो, और ठीक है, नहीं तो एग्जाम वाले दिन मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। तो ये भी चीज साथ साथ करते रहना, ये भी मिस नहीं करना, ठीक है। वैसे तो ये मैक्सिमम तुम्हें क्लास में याद हो जाता है। मेरी क्लास में तुम्हें मैक्सिमम चीजें आई थिंक क्लास में ही याद हो जाती है। हम रिवाइज उसको 2-3 बार कर लेते हैं। सो ये पोर्शन हम बाकी का कल करते हैं। कोई आज कुछ बात शेयर करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? मैम ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर 18, ये मैम हमें अभी एनसीईआरटी से पढ़ना तो नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं लग रहा कि कहाँ तक कर लिया कि कैसे कर लिया। ये मॉड्यूल में समझ आ जाएगा। ब्लड वेसल्स अभी तक उसमें वो करो, और ब्लड की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, वो करो। मॉड्यूल में से पता चलेगा अभी ये तुम्हें किस तरीके से है, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, कर दूं एंड कर दूं? किसी और ने पूछना कुछ? ओके, सो मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ। दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर, एंड Thank you, ma'am. स्टडी हार्ड एंड थैंक यू मैम। ओके, वेलकम बेटा, Thank you, ma'am. वेलकम बेटा।